खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर। जी, तो बारिश में यहाँ पे ज़्यादातर चावल होता है और बाकी सब्जियाँ लगाते हैं, चारा है गाय का, फिर मूंगफली होती है, हल्दी, अदरक, मसालों के बाकी कुछ मसाले लगाते हैं और यहाँ पे रागी अच्छे से होती है फिर बारिश में। भारत में पारंपरिक रूप से खेती का अधिकांश हिस्सा महिलाएं पूरा करती हैं, लेकिन वे इसलिए करती हैं क्योंकि अशिक्षित होने की वजह से उन्हें कुछ और करने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन महानगर में पढ़ी लिखी लड़कियां और वे भी 2 बहनें जॉब के आकर्षक अवसर ठुकराकर खेती करने लगे। ऐसा आपने शायद ही कभी देखा सुना होगा, है ना? तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऐसी जुझारू बहनों से जिन्होंने सचमुच पहाड़ काटकर खेत बनाया, कुआं बनाया और अब उन पहाड़ों में सफलतापूर्वक ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हैं। अभी ये कुएं का जो पानी है पूरे खेत में जो भी हम लोग करते हैं उसके लिए यूज होता है, हमारे पीने के लिए भी यूज होता है, घर के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है। मतलब ये है कि यहाँ पे कोई जैसे गांव में एक कनेक्शन आता है म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन का, वो यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम यही पानी यूज करते हैं सभी के लिए, सभी चीजों के लिए, पीने के लिए, खेती के लिए, हमारे घर के इस्तेमाल के लिए, गाय के लिए, सबके लिए। ऐसे जब हमने खेती का निर्णय लिया और करने लगे थे तो अप्रिसिएशन तो यानी दो तरीके के रिएक्शन है। एक तो कि क्या ये क्या कर रहे हो और इससे क्या होगा आगे, ये एक रिएक्शन था जो पहचान वाले लोग हैं उनसे, और एक ये भी रिएक्शन था जो अप्रिशिएट करते थे कि बहुत अच्छा डिसीजन है और बहुत यानी धाड़स है इसमें। रहते हैं ये खुश हमेशा करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के पहले मुंबई और उसके बाद पुणे में पली बढ़ी 2 बहनों अदिति और अपूर्वा को माता पिता से उच्च शिक्षा संस्कार मिले। अदिति ने एमएससी किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और अपूर्वा ने फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया। लेकिन पढ़ाई के दौरान ही ये निष्कर्ष उन्होंने निकाल लिया था कि नौकरी नहीं करनी है, कुछ और करना है। एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद 1 साल फिर ड्रॉप लिया, ऐसे सोचा कि आगे का एजुकेशन बाद में ही किया जाए। और उस समय फिर अलग अलग लोगों के वहाँ जाना हुआ, रहना हुआ। ये मुझे लगता है कि ये तो मतलब घर परिवार में मम्मी और पापा का ही वो है कि उस समय भी मैं अकेले घूम रही थी, ट्रेन में जा रही थी, उनका पूरा सपोर्ट था। सब जगह पे गए, उसमें बहुत अलग अलग लोग मिले, अच्छे परिवार मिले, अच्छे अच्छे काम देखने को मिले। उसमें मुझे लगा कि खेती एक ऐसी कड़ी है जो पर्यावरण और मानव दोनों को जोड़ती है, ऐसा मुझे लगा। और ऐसा काम करना शायद ज़्यादा ठीक रहेगा कि हमारा जीना भी उस तरीके से है, हम जो चाहते हैं कि मतलब लोग भी इसको समझे तो हमारे जीने में भी वो कहीं तो आए। पर्यावरण के स्वास्थ्य के रूप में जो भी काम कर रहे हैं तो उनको सुनना, वो क्या कर रहे हैं वो देखना, उनके यहाँ विज़िट करना, ये सब बचपन से मम्मी के साथ होते रहा। और इसलिए मुझे लगता है कि अदिति और मुझ में ये बहुत गहरे से बैठ गया कि अगर आगे कुछ करना है ज़िंदगी में तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए या करियर के रूप में उसको नहीं देख रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि किससे हम सार्थकता की ओर बढ़ पाए और सार्थक कैसे जी पाए। और उस खोज में मुझे लगता है कि अदिति को एक ठहराव पे या एक जगह पे ऐसे लगा कि खेती को स्वीकारना है जीवन शैली के रूप में।
माँ कल्पना ताई सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर बच्चों के लिए कई कार्यों से जुड़ी हुई थी। इसका गहरा प्रभाव दोनों बहनों पर पड़ा। पिता माँ के साथ हर काम में साथ निभाते रहे। खेती करने के पहले बड़ी बहन अदिति देश के कई स्थानों में गई और उन्होंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी की। विदर्भ में वरुड़ करके एक गांव है अमरावती के पास में, तो वहाँ पे एक परिवार है जो वैसे जिसको बोलते पर्यावरण पूरक जीवन शैली खेती करते हैं, और ये पुराने गांधी विचार से जुड़ा हुआ परिवार है। तो फिर वहाँ पे मैं रही, वहाँ पे खेती में क्या क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें सीखना हुआ उस समय। और फिर भी मुझे ऐसा लगा नहीं, इसको हम मतलब करना है मुझे कंटिन्यू। तो फिर उसके बाद निर्णय हुआ, फिर ये ज़मीन का देखा। और इसमें अच्छी बात ये रही, क्योंकि हमारे परिवार में ये चर्चा हमेशा ही रही, तो अपूर्वा को भी तुरंत ही लगा कि नहीं, हम लोग साथ में मिलके इसको करते हैं। मुझे लगता है हम जिस उम्र में हम लोगों ने यानी शुरुआत की, तब हमें बहुत उत्साह था और बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं 11वीं में थी जब ज़मीन ली, तो करीब मुझे लगता है 12वीं या FY के आसपास में हम लोगों ने शुरू कर दिया था। यानी मैं जब FY में थी और अदिति का तब ग्रेजुएशन हो गया था, तो उसके ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के समय पे शायद सेम है वो, तब हमने शुरू किया था। तो हमारे पास एक प्रेरणा भी थी बहुत ज़्यादा और उत्साह भी था, और ये पॉजिटिविटी थी कि हम कुछ करेंगे, अच्छा ही करेंगे जो भी करेंगे। तो और पूरा मन, क्या बोलते हैं उसको, शारीरिक बल भी था और मन का बल भी था। तो उस हिसाब से हम बहुत अच्छे से इसको एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार थे। पिता की जॉब पुणे में ही थी। बेटियों ने खेती करने की इच्छा व्यक्त की तो ये फैसला लिया कि पुणे के पास ही जमीन खरीद ली जाए। पुणे तेजी से बढ़ता महानगर, यहाँ जमीन काफी महंगी थी। फिर भी बेटियों के सपनों को पूरा करने के लिए पुणे से 20 किलोमीटर दूर ग्राम सणस नगर नांदोशी में पहाड़ से लगी जमीन को उन्होंने खरीदा। खेती की शुरुआत कैसे हुई इस पहाड़ में, जानना चाहेंगे? यहाँ मिट्टी बिल्कुल भी नहीं थी। एक्चुअली जब हमने ये ज़मीन ली, तब यहाँ की मिट्टी जो वो ईंट के लिए बेच देते हैं ना, ऊपर का मिट्टी, वैसे पूरा निकाल दिया था यहाँ पे। तो यहाँ पे एकदम पत्थर ही था, जिसको आप कहते हैं कि थोड़ा कच्चा पत्थर जैसा होता है ना, वैसे। फिर धीरे धीरे पहले तो हमने कुछ मिट्टी, जैसे तालाब है ना, तो पीछे से कुछ मिट्टी भी डलवाई, पर बहुत गहरा मिट्टी नहीं है। फिर पेड़ धीरे धीरे अभी बड़े हुए हैं, तो अभी वो अपने आप से उसको उन्होंने कर दिया। आने जाने का आपने जैसे कहा, तो करीब यहाँ से 5 किलोमीटर तक कच्चा रास्ता था, और एक जो मैंने कहा कि गवर्नमेंट की वो बस ट्रांसपोर्ट जो रहता है, वो बस आती थी, तो उसी में हम लोग आते थे और शाम को जाते थे। वो भी कभी कभी आती नहीं आती, तो फिर थोड़ा चलना पड़ता था। पर यहाँ पे एक है कि सभी को वो तकलीफ़ थी, तो कोई ना कोई मोटरसाइकिल पे हो या डंपर में हो, तो वहाँ तक पहुँचा देते थे जहाँ पे आगे रिक्शा है या बस है वो मिल सके। पहाड़ के पत्थरों को हटा कर खेत बनाए गए। खेत तो बन गए, लेकिन बिना पानी के खेती कैसे होती? खेत के आसपास कोई ट्यूबवेल भी नहीं था, सिंचाई का कोई भी साधन नहीं था। तो फिर पानी की व्यवस्था करने के लिए ये दोनों बहनें बन गई माउंटेन विमेन। एक्चुअली यहाँ पे पानी का कोई सोर्स नहीं था पहले, तो फिर हमने पहले सोचा कि क्या किया जाए। हमने एक बोरवेल के लिए ट्राई किया, पर उससे पानी का कोई सोर्स यहाँ पे नहीं हुआ। फिर हमने और लोगों से पूछा, तो एक कुएं का सोचा कि कुआं बनाएंगे। कुएं से क्या है कि जो बारिश का पानी है वो भी रहता है, और उससे हमारा काम हो जाएगा, जो पेड़ों को पानी देना है और ये सब, इसके लिए। ये फिर बांधने के लिए हमने पहले सोचा कि किसी को देंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो कुआं बांध देंगे। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, और हमने ट्राई भी किया एक टीम को। बहुत झगड़े होते थे उनके, और रोज़ वही चलता था। तो फिर हमको लगा ये ऐसे नहीं हो सकता काम। फिर हमने ना, ये जो है कुआं खोदने के लिए, ये पूरा पत्थर है काला, उसको ब्लास्टिंग करना पड़ता है।
तो छोटे छोटे ब्लास्ट होते हैं, तो वो एक टीम होती है आने वाले, वो आके ब्लास्ट करते हैं, फिर उसको पत्थर को निकालना होता है अंदर से। तो उसके लिए एक क्रेन मशीन होता है छोटा सा, जो यहाँ पे फिट किया जाता है। फिर वो मशीन चलाना सीखा और फिर गांव के लोगों के मदद से फिर अपूर्वा और हम लोग मतलब ये पूरा निकाले फिर पत्थर को। मुझे याद है कि 3, साढ़े 3, 4 महीने हम कंटिन्यूअस रोज सुबह से शाम तक यही काम कर रहे थे। मतलब इसमें ये था कि सुबह सुबह जल्दी वो ब्लास्टिंग करने के लिए जो लोग आते थे वो सुबह 4 बजे आते थे, उनका टाइम ही वही है, 4 या 5 बजे सुबह आते हैं। फिर वो उनका काम करते हैं, वो नीचे उतरते हैं, फिर उसमें ड्रिल्स करके वो होल करके उसको ब्लास्ट करते हैं। वो जब ब्लास्ट करते हैं तब सब आजू बाजू जाके बताना पड़ता है कि ब्लास्टिंग कर रहे, कोई आना मत, क्योंकि पत्थर जो है वो मतलब उड़ते हैं आकाश में ऐसे, तो ऊपर से गिर सकता है। फिर वो होने के बाद जो गांव के लोग आते थे तो उसके साथ वो जो क्रेन मशीन थी वो मैंने सीखा था चलाने के लिए, तो उस पर फिर मैं बैठती थी। तो उसमें ऐसा होता है कि जो ऐसे ट्रॉलीज होते हैं छोटे छोटे, और वो अंदर उतारना होता है। फिर 2 लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं जो उसको हिलाते हैं, उसमें नीचे जो लोग रहते हैं उसमें पत्थर भरते हैं और फिर उसको एक जगह पे एक मतलब हीप जैसा बड़ा सा बनाते हैं, वो डालते हैं उसमें। तो ये काम फिर पूरे दिन चलता था। दोपहर में थोड़ा सा खाने का ब्रेक होता था 1 घंटे का, फिर शाम तक फिर वापस वही चलता था। तो इस तरीके से पूरा गर्मी का ही टाइम था पूरा, मतलब उस समय ही काम होता है, तो उस तरीके से फिर किया था हमने। 10 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद पहाड़ से खेत बने और खेतों में लहलहाने लगी तरह तरह की फसलें। लेकिन ये खेती पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, बिना किसी रासायनिक खाद या दवा के। जी, तो बारिश में यहाँ पे ज़्यादातर चावल होता है और बाकी सब्जियाँ लगाते हैं, चारा है गाय का, फिर मूंगफली होती है, हल्दी, अदरक, मसालों के बाकी कुछ मसाले लगाते हैं। और यहाँ पे रागी अच्छे से होती है फिर बारिश में, और फिर ठंडी में यहाँ पे थोड़ा सा ज्वार, बाकी हम घेवड़ा करके एक यहाँ पे दाल की वैरायटी है उसको लगाते हैं, और मटर के कुछ प्रकार होते हैं तो वो लगाते हैं, चना लगाते हैं, थोड़ा गेहूँ लगाते हैं। फलने लायक हमको करीब 5-6 साल लग गए थे, क्योंकि यहाँ की मिट्टी वैसे थी नहीं, इसीलिए। नहीं तो वैसे 3-1 साल में थोड़ा शुरू हो जाता है। गड्ढा खोदने के लिए भी हमको ना वो जिसको आप बोलते हैं ना छोटे ब्रेकर जैसे होते हैं ना, वैसे वाले भी यूज़ करने पड़े, क्योंकि आप मतलब जिसको 1 फुट भी गड्ढा नहीं होता है हाथ से, ऐसा था। तो उसको कहीं कहीं पे हमने वो ब्रेकर मशीन यूज़ किया है, छोटा सा जो आता है वैसा यूज़ किया है पहले। फिर जैसे लोग वो उससे करते हैं ना, वैसे भी किए हैं। तो गड्ढे खोदने में थोड़ा समय लगा इसको। उस प्रोसेस में 2 फुट के करीब, मतलब बहुत कड़क पत्थर है। फिर जैसे हमने कुएं का भी काम किया ना, तो कुएं में तो सिर्फ मैक्सिमम एक ही जगह पे जहाँ पे थोड़ा मिट्टी है वो 2 या 3 फीट ही मिट्टी निकली है, उसके बाद पूरा पत्थर है, और फिर काला पत्थर है बाद में, जो बेसॉल्ट बोलते हैं ना, वो वाला है। इन खेतों में पूरी तरह से प्रकृति की अनुकूलता और पर्यावरण के संतुलन को ध्यान में रखते हुए दोनों ही बहनें खेती करती हैं। कौन कौन सी फसल उगाती हैं ये दोनों बहनें, आइए जानते हैं। हम लोग प्लानिंग ऐसे करते हैं कि बहुत सारा क्रॉप हम गर्मी में नहीं लगाते, उस हिसाब से कि पानी उतना ही देना पड़े, उस हिसाब से करते हैं। फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है या होता है कम होने से। ये एक कुआं है, इसके बाद एक और कुआं बनाया बाद में, जब ये जो घर बने ना बाद में, तो वो तालाब में है एक्चुअली। वो जो कुआं है वो तालाब में है, तो इसका जो पानी है, जो एक्स्ट्रा पानी है, वो उसी में जाता है। खेती करने के निर्णय को लेकर शुरुआत में प्रतिक्रिया मिश्रित सी रही, लेकिन इनकी मेहनत और सफलता को देखकर और भी लोग इनसे जुड़ने लगे और अब इनका साथ देते हैं खेती में। माँ कल्पना ताई इनकी खेती से बहुत खुश हैं। उसने जब खेती का निर्णय किया तो हमारे पास ज़मीन नहीं थी, तो फिर हमारे एक मित्र थे जो यहाँ बाजू में ही इनका खेत था, उन्होंने हमें ये प्रस्ताव दिया कि ऐसी एक ज़मीन है करके।
तो फिर उस समय एक्चुअली ना हमको उपजाऊ ज़मीन, अच्छी खेती के लिए ज़मीन, इतना कुछ पता नहीं था। ज़मीन इतना ही पता था। और पुणे के नज़दीक थी, हमको वो थोड़ा सा चाहिए था क्योंकि दोनों बेटियां थी, तो आएंगी जाएंगी तो थोड़ा सहूलियत होनी चाहिए। इस हिसाब से ये ज़मीन हमने बहुत 5 मिनट में ऐसा तय किया कि ले लेंगे। तब जिनको जिनको पता था ज़मीन के बारे में वो बोला यहाँ तो कुछ भी नहीं उपज हो करेगी, इतना वो क्या बोलते हैं पथरीला ऐसी ज़मीन थी। लेकिन कम नॉलेज में अच्छा रहता, कम इन्फॉर्मेशन में मुझे लगा नहीं हो सकता है, ऐसा लगा। तो इसके लिए हमने ली। और मुझे ऐसा लगा कि इतनी यंग एज में अगर अच्छा निर्णय वो लेती है तो अभी इसके पास ताकत भी है और जो इच्छा है वो कर पाने के लिए जो एक अवसर में कुछ साल का अपने लिए जो एक गैप चाहिए वो भी इसके पास है। अदिति और अपूर्वा की खेती की चर्चा देश के कई हिस्सों में होने लगी और तभी इनकी मुलाकात हुई बिहार के भावेश भाई से, जो इनका खेत देखने के लिए आए थे। और फिर इन दोनों को एक नई दिशा मिली जिसका दूरगामी प्रभाव भी पड़ा। कैसा रहा ये प्रभाव, क्या क्या परिवर्तन आए, इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।